नमस्कार, जोहार। मेरा नाम विवेक है और वेब समाचार 24x7 देख रहे हैं आप। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु जी। सबसे पहले हिमांशु जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले दिनों में नए मंत्रिपरिषद का गठन होने वाला है झारखंड में। तो कौन वो चेहरे हैं जो झारखंड में मंत्री बनने वाले हैं। इसी के साथ साथ हेमंत सोरेन झारखंड में सीएम बनने हैं। तो इससे क्या हेमंत सोरेन को फ़ायदा होगा या फिर भाजपा को फ़ायदा होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, इसकी चर्चा हम हिमांशु जी के साथ करने वाले हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों का नाम चल रहा है, इनके बारे में हमें संक्षेप में बताइए कि आखिर क्या वो बन सकते हैं सीएम। अंबा प्रसाद, दीपिका पांडे सिंह और कल्पना सोरेन का नाम मीडिया सुर्खियों में आ रहा है कि वो मंत्री बन सकते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? सबसे पहले बात कर लेते हैं अंबा प्रसाद के बारे में। देखिए, कांग्रेस के अंदर क्या है कि उन विधायकों को वो मंत्री बनाएंगे जो बगावत कर सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। अंबा प्रसाद ने खुद एक बयान में कहा कि मुझे काम कराने के लिए मंत्री बनने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी भूमिका से खुश हूं। और फिर इरफान अंसारी के बारे में कहा कि जो अल्पसंख्यक का सीट है वो अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए। तो इसलिए जो कांग्रेस है वो अंबा प्रसाद को मंत्री बनाने नहीं जा रही, क्योंकि अंबा प्रसाद अपने विधायकी से ही खुश हैं। अब दूसरा नाम जो आपने कहा, कल्पना सोरेन का, राष्ट्रीय अखबार में एक खबर छपी है कि कल्पना सोरेन को गृह मंत्री भी बनाया जा सकता है या कोई मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि कल्पना सोरेन जो है वो मंत्री नहीं बनने जा रही हैं। एक सामान्य राजनीतिक समझ ये बताता है, जब चंपई सोरेन से इस्तीफा लिया गया है और हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से अब बीजेपी अग्रेसिव हो गई। चंपई सोरेन के इस्तीफा देने से पहले किस तरीके से मैं माइक ले लेता हूँ, है ना विवेक जी, आप देख सकते हैं कि जब चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त हेमंत सोरेन एग्रेसिव थे। लेकिन जैसे ही चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया और हेमंत सोरेन ने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद से भाजपा एग्रेसिव हो गई है। अब जवाब देना पड़ रहा है जेएमएम को कि आपने जो है एक बीजेपी आरोप लगा रही है कोल्हान के टाइगर को अपने चूहा बना दिया, परिवारवाद का आरोप झेल रहे हैं। फिर ये आरोप लग रहा है कि जब अच्छा काम चंपई सोरेन कर रहे थे तो आपने उन्हें क्यों हटा दिया है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में जब परिवारवाद का आरोप लगातार लग रहा है, चंपई सोरेन के इस्तीफा का मसला बड़ा हो रहा है, बीजेपी इस मसले पर कोल्हान में घिरने की कोशिश कर रही है और बता रही है कोल्हान इस बार साफ हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में इस बात की संभावना नगण्य है कि कल्पना सोरेन को जो है वो मंत्री बनाया जाए। कल्पना सोरेन की जो जरूरतें हैं लोकसभा चुनाव में साबित उन्होंने कर दिया खुद को, तो एक स्टार प्रचारक के तौर पर वो ऐसे भी चुनाव प्रचार करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अंबा प्रसाद के बारे में पहले जिक्र किया, कल्पना सोरेन को भी जो है मंत्री नहीं बनाया जाएगा। दीपिका सिंह पांडे का आपने जिक्र किया विवेक जी, तो देखिए बादल पत्रलेख के बारे में इशारा किया था कांग्रेस प्रभारी ने गुलाम अहमद मीर, और साफ तौर पर यह कहा था कि हमारे एक मंत्री हैं जिनके क्रियाकलाप से हम खुश नहीं हैं। मीडिया में चर्चा इसी बात को लेकर है कि दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस एक बड़ी भूमिका देना चाहती है, क्योंकि यही दीपिका पांडे सिंह है जिनको सांसदी का टिकट मिला। प्रदीप यादव के विरोध के बाद टिकट काट लिया गया, लेकिन दीपिका पांडे सिंह ने कोई विरोध नहीं किया। इसके उलट क्या हुआ, दीपिका सिंह पांडे ने पुरजोर मेहनत की और महाकमा से प्रदीप यादव लीड कर गए। इसलिए कहा जाता है इस वजह से कांग्रेस आलाकमान जो है खुश है। और बादल पत्रलेख का इस्तीफा हो सकता है। इस्तीफा क्यों होगा, अब तो मंत्रिमंडल भंग हो चुका है। तो जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो गठन होगा, उसमें बादल पत्रलेख नहीं होंगे, उसमें दीपिका पांडे सिंह की एंट्री हो सकती है। इरफान अंसारी और बैद्यनाथ राम के बारे में आप क्या कहेंगे? विवेक जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है इरफान अंसारी बैद्यनाथ राम को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम चर्चाओं में है और इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि इरफान अंसारी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आलमगीर आलम के बदले में इरफान अंसारी का चेहरा आगे किया जा रहा है। यही एक बड़ी वजह है जिस वजह से इरफान अंसारी का नाम चर्चाओं में बने हुआ है। विवेक जी, एक आपको तुरंत रोकूंगा। राजेश ठाकुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल पूछा गया तो कहा कि ऐसा नहीं कि इरफान अंसारी, नाम नहीं लिया, सवाल पे कहा कि उनका इशारा यही था कि कोई विकल्प एक नहीं है। तो अगर इरफान अंसारी को लेकर कांग्रेस एकदम निश्चित है कि आलमगीर की सीट इरफान अंसारी को ही देनी है, तो फिर राजेश ठाकुर का यह बयान किस तरफ इशारा करता है? क्या कांग्रेस के अंदर खेमा बना हुआ है? क्या इस तरह की बातें हैं?
देखिए, कांग्रेस के अंदर खेमा बना हुआ है नहीं, बना हुआ रहता है। कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई रहती है। जब भी मंत्री की बात आती है, चाहे मंत्रिमंडल की बात आती है, चाहे अन्य विभागों में की बात आती है, जिसमें अन्य पदों में चाहे हम आयोगों की बात करें, जब भी ऐसा कुछ आता है जिसमें स्थान पाने की बात होती है, तो कांग्रेस के अंदर घमासान मचता है। और कहीं ना कहीं नेताओं में जो आपसी समन्वय की हम बात करते हैं, वो नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन जिस तरह से इरफान अंसारी का नाम चर्चाओं में है, तो हो सकता है वो मंत्री बने, और ये भी हो सकता है कि वो मंत्री ना भी बने। लेकिन अगर वो मंत्री नहीं बनते हैं, तो फिर किसको मुस्लिमों में से जगह दिया जाता है, क्योंकि और कोई तो मुस्लिम विधायक है नहीं कांग्रेस के पास। मतलब मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इरफान अंसारी की सीट लगभग तय है, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ नजदीकी है, वो तस्वीरें भी आ रही हैं। और जब हेमंत सोरेन का नजदीकी है, तो इस बात की संभावना है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए। सामने चुनाव भी है, चुनाव को देखते हुए भी ये फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। मीडिया में सुर्खियों में इरफान अंसारी बने हुए हैं, लेकिन पहले भी बहुत बार इरफान अंसारी सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानों के जरिए। तो अब देखने वाली बात है, कुछ ही दिनों में इसका जो पटाक्षेप है वो हो जाएगा। और बैद्यनाथ राम की हम बात करें, तो उनका नाम चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि 12वें मंत्री के तौर पे उनका नाम जो है वो आ रहा है। पिछले बार भी आया था, लेकिन जब लिस्ट राजभवन गया तो उस समय उनका नाम नहीं था। अंतिम समय में उनके नाम को काट दिया गया। तो देखने वाली बात है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसमें 12वें मंत्री के रूप में बैद्यनाथ राम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये देखने वाली बात है। और चूंकि एससी जो अनुसूचित जाति वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए, क्योंकि मुकाबला बहुत तगड़ा है, चाहे एनडी हो या इंडिया हो, इसलिए पूरा मंत्री का कोटा पूरा किया जाएगा। और पुराना मंत्रिमंडल रिपीट होता है या किन्हीं को हटाया जाता है, और नए चेहरे कौन कौन से शामिल होते हैं, इसके बारे में हमने आपसे जिक्र कर लिया। अब अगला सवाल विवेक जी आपसे होगा, क्या हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री दोबारा जेल से आने के बाद मुख्यमंत्री होने का इतना जरूरी था? क्या ये मास्टर स्ट्रोक कहीं उल्टा ना पड़ जाए हेमंत सोरेन को? क्या लगता है आपको, चंपाई सोरेन को हटाना क्या भारी पड़ जाएगा? क्योंकि चंपाई सोरेन ने अभी बयान भी दिया है, चुप्पी तोड़ी, और कहा कि उन्हें इस बात का मलाल रहेगा कि पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाए। इस तरह का बयान देना क्या इंडिया गुट के लिए मुश्किलें खड़ा करेगा? देखिए, हेमंत सोरेन का सीएम बनना मतलब साफ है कि 2019 में जो हेमंत सोरेन ने वादे किए थे, उन वादों को निभाने की बात आएगी। भाजपा सीधे तौर पे एग्रेसिव होके हेमंत सोरेन से यह सवाल पूछेगी कि 2019 के चुनाव में आपने जो वादे किए थे, उन वादों को आपने निभाए कि नहीं निभाए। चाहे रोजगार की बात करें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट, जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनको स्थायी करने की बात करें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं झारखंड में। 1932 की बात करें, जिनका हल नहीं निकाल पाए हेमंत सोरेन। उनका जो सत्ता काल है वो बीतने वाला है, और अब सीधे तौर पे वो सीएम है, वो चेहरे हैं, तो भाजपा डायरेक्टली उनसे सवाल करेगी, और जनता भी उन्हीं से सवाल करेगी। अगर चंपाई सोरेन सीएम रहते तो भाजपा ये नहीं कह पाती कि हेमंत सोरेन ने वादे किए थे, तो हेमंत सोरेन वादे क्यों नहीं निभा रहे हैं। वो ये कहती कि हेमंत सोरेन आपके लीडर थे, उन्होंने वादे किए थे, तो आपकी सरकार क्या कह रही है। लेकिन अब सामने निशाने पर डायरेक्टली हेमंत सोरेन है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि हो सके गेंद जो है वो भाजपा के भी पाले में जा सकता है, और जो मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश हेमंत सोरेन ने की है, वो उन्हीं के लिए जो है वो हम कह सकते हैं कि दिक्कत वाला सबब बन सकता है। विवेक जी, एक पॉइंट ये भी मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव मुद्दे पर नहीं हुआ, आदिवासी सीटें मात्र जो हैं वो इंडिया गुट जीती है, और वहाँ एक बड़ा फैक्टर ये हुआ कि आदिवासी का एक नेता जिसे बीजेपी ने साजिश करके जेल में भेजा, ये परसेप्शन करने की कोशिश हुई और वो सफल हुए। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, वो फैक्टर खत्म हुआ। और दूसरा, चंपाई सोरेन जिस तरीके से मुख्यमंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, फिर चंपाई सोरेन का बयान आता है कि मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटता, लेकिन ये हो नहीं पाया, गठबंधन धर्म का फैसला था। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन में मेरी अपार आस्था है, श्रद्धा है, हमारे नेता हैं, इसलिए हमने इस्तीफा दिया। तो क्या लगता है जो सहानुभूति फैक्टर लोकसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्या अब वो सहानुभूति हेमंत सोरेन को मिलने वाला है, और नहीं मिलेगा तो क्या इसका नुकसान होगा?
बिल्कुल, हेमंत सोरेन अब बाहर आ चुके हैं, तो जो सहानुभूति लोकसभा चुनाव में मिला क्योंकि वो जेल के अंदर थे, कल्पना सोरेन लोगों के बीच में गई, कही उन्होंने बातें कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन जी छूटेंगे, तो अब ये बातें नहीं कहने वाली है जनता के बीच में। अब वो लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जेल में है हेमंत सोरेन जी, क्योंकि बाहर आ चुके हैं और चेहरे बन चुके हैं हेमंत सोरेन जी। तो अब हम साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि जो सहानुभूति वाली लहर है, उसमें तो कमी आएगी और भाजपा अब सीधे तौर पे हेमंत सोरेन पे वार करते हुए दिखाई देगी। और जिस तरह से आपने चंपई सोरेन की बात की, तो कहीं ना कहीं चंपई जी को बुरा तो ज़रूर लगा होगा जिस तरह से उनका इस्तीफा ले लिया गया। उनको कुछ महीने ही बाकी थे, उनको रहने देते तो हम कह सकते थे कि भाजपा को एग्रेसिव होने का इतना मौका नहीं मिलता है। इतना मौका नहीं मिलता। और साफ तौर पे जो सवालात भाजपा अब पूछ सकती है हेमंत सोरेन से, जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों को उन्होंने नहीं निभाया है, तो जो सवालात अभी एग्रेसिवली भाजपा पूछ सकती है वो सवाल भाजपा डायरेक्टली चंपई सोरेन से नहीं पूछ सकती थी, लेकिन अब भाजपा हेमंत सोरेन से सवाल पूछेगी। साथ ही साथ जो करप्शन के चार्जेज हेमंत सोरेन पे लगे हैं, जो जमीन घोटाला का चार्जेज लगा है, उसमें वो बली नहीं हुए हैं, बेल पे बाहर आए हैं, तो ये मुद्दा भी बरकरार रहेगा। उन पे जो चार्जेज लगे हैं इस पे फैसला निकल के सामने नहीं आया है, भले हाईकोर्ट की जो भी टिप्पणी निकल के सामने आई है, लेकिन आखिरकार वो बेल पे ही बाहर निकल के सामने आया है, फैसला नहीं आया है। तो करप्शन का जो मामला है इस पे भाजपा बरकरार रहेगी। एक करप्शन का मामला, दूसरा मामला हेमंत सोरेन ने जो 2019 के चुनाव में वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया, ये मामला। तीसरा जो आदिवासियों के हितैषी बनने का बताने का अपने आप को काम हेमंत सोरेन जी करते हैं और सभी बातें करते हैं, 1932 की बातें करते हैं, तो उसको भी पूरा नहीं करने पाए। तो भाजपा के पास अभी सवाल बहुत सारे हैं। अब देखना है कि हेमंत सोरेन कैसे उन सवालों का सामना करने पाते हैं, और जनता भी जब सवाल पूछेगी तो देखना है कि हेमंत सोरेन जनता के आकांक्षाओं को पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं। ये जब जनता वोट देगी तो सभी चीज़ें सामने आ जाएगी। चलिए, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपका सियासी दिमाग, सियासी गुणागणित भाग क्या कहता है, कमेंट बॉक्स के ज़रिए में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।